Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये टॉपिक है यानी कक्षा 11 की एनसीईआरटी अध्याय 5 यानी हमारे कपड़े और हमारे आसपास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यानी सबसे छोटी इकाई से सबसे यानी कपड़ा बनने तक और इसकी देखभाल और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है और इसी में हम लेस के बारे में पढ़ेंगे। लेस कितने प्रकार की होती हैं और कपड़े की देख रेख कैसे की जाती है, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसकी यानी भाग एक में कर सकते हैं यानी भाग 2 में हो सकता है। ये चैप्टर बड़ा है तो हम अपने यानी इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कपड़ा कहाँ से और कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार हमारे शरीर के लिए हमारे जीवन में कपड़े का महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में वस्त्र का क्या यानी महत्व है, उसे ही हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में घनिष्ठ संबंध है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वस्त्रों का व्यक्ति के जीवन में कैसा संबंध होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, घनिष्ठ और अन्य ऑप्शन दे देगा। तो इसी में हमें देखना है। तो हमारे व्यक्ति से कपड़े का संबंध यानी व्यक्ति के जीवन में कपड़े का संबंध घनिष्ठ होता है। वस्त्रों के अभाव में व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता है और केवल शारीरिक आवश्यकता है, न केवल शारीरिक आवश्यकता बल्कि यह मानव सभ्यता की भी एक आवश्यक अंग है। व्यक्ति के घोर असभ्य तथा मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति ही माना जाता है। शारीरिक आवश्यकता की व्यक्ति को पूर्ति के लिए अतिरिक्त शरीर को सुसज्जित करने तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में भी वस्त्रों का सर्वाधिक योगदान है। वस्त्र ही व्यक्ति को आधुनिक तथा फैशनेबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति के जीवन में परिधान के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से भी वस्त्रों का उपयोग होता है। वस्त्र या कपड़े जहाँ एक ओर गृहसज्जा में सर्वाधिक योगदान प्रदान करते हैं, वहीं जीवन के कुछ अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भी कपड़े की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अनेक व्यवसाय भी वस्त्रों से ही समृद्ध हैं। संक्षेप में जीवन के सभी क्षेत्रों में वस्त्रों का उल्लेखनीय महत्व एवं उपयोगिता है। कपड़े की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में निरंतर बनी रहती है और बिस्तर त्यागने पर आपके चादर व तकिए के लिहाफ कपड़े से ही निर्मित होते हैं। स्नान करने के बाद आप जिस तौलिए का इस्तेमाल करते हैं वह भी कपड़े का ही बनी होती है। आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और ड्रेस पहनते हैं, वह भी कपड़े की, और उसके बाद एक प्रकार का कपड़ा ही है। जिस बैग का प्रयोग करते हैं वह भी कपड़े का है। किताबें लेकर स्कूल जाते हैं, इस बैग में रखकर, वह भी एक प्रकार का कपड़ा है, किंतु इसकी बनावट अलग अलग होती है। यह अलग तरह से बना होता है। यह थोड़ा सख्त एवं खुरदरा होता है किंतु भार वहन करने में काफी मजबूत होता है। आप निगाह उठाकर देख सकते हैं कि दरवाजे व खिड़कियों पर पर्दे ही टंगे होते हैं। यह सभी कपड़े के ही बने होते हैं। कपड़े वजन और मोटाई में अनेक प्रकार के होते हैं तथा उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार होता है। यदि आप हाथ में लेकर कोई कपड़ा खोलें तो उसके धागे और संरचनाएं देखेंगे, ये एक दूसरे से आपस में गुथे हुए होते हैं, जैसे ऊनी कार्डिगन तथा टी शर्ट में होता है। इनकी गांठ बंधी हुई होती है, जैसे जाली अथवा लेस में होता है। इन्हें सूत कहते हैं। यदि आप सूत को खोलने
का प्रयास करेंगे तो आप छोटे एवं स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचनाएं पाते हैं। इन्हें रेशा कहा जाता है। रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई है। रेशे क्या हैं? सभी वस्त्रों की मूल इकाई है। रेशे, सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है। एक बार तैयार होने के बाद आगे कई बार कपड़े को संसाधित किया जाता है। संसाधित करने के पश्चात कपड़े की बनावट में निखार आ जाता है अथवा कपड़े को चमकीला बनाकर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर देता है। इसे टिकाऊ एवं मजबूत बना देता है। इसे परिष्कृत कहते हैं। बाजारों में आजकल अनेक प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और इन सब की अलग अलग उपयोगिता भी है। प्रयोग में लाने वाला कपड़ा किस तरह का है, इसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, यह रेशा, सूत, कपड़ा और परिष्कृत जैसे विविध कारकों पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं हमारा यानी सूत। रेशे कैसे बनते हैं, इसके गुण क्या हैं। तो इसके गुण देखते हैं। संतोषजनक, इसमें लंबाई होनी चाहिए, रंग, चमक, ये सभी। इसमें आर्द्रता, रंग, बाहर, आर्द्रता, ड्राई, अवशोषण, लोच जैसे गुण इसमें वांछनीय होते हैं। आगे देखते हैं। वस्त्र तंतुओं के अग्रलिखित गुण पाए जाते हैं। क्या है गुण? तो संतोषजनक लंबाई। वस्त्र बनाने के लिए लंबे तंतु अधिक उत्तम होते हैं। वस्त्र में यदि तंतु उच्च कोटि के हैं तो वस्त्र कैसा एवं कम लंबाई के होते हैं तो वस्त्र निर्माण के लिए गांठों का उपयोग करना पड़ता है। यानी तंतु लंबे हैं तो वस्त्र मजबूत बनेगा और तंतु छोटे हैं तो उसमें वस्त्र मजबूत नहीं होगा, उसमें गांठें पड़ जाएंगी जोड़ने पर। तो ये इसमें लंबाई का बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पर्याप्त दृढ़ता। पर्याप्त दृढ़ता आगे है यानी वस्त्र बनाने में वे ही तंतु उपयोगी होते हैं जो पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं। इन तंतुओं से बने वस्त्र मजबूत, टिकाऊ तथा दबाव सहने की क्षमता रखते हैं। कोमलता, तीसरे नंबर पर कोमलता। वर्तमान समय में कोमल तंतुओं से बने वस्त्र ही लोग पसंद करते हैं। इन वस्त्रों का निर्माण केवल कोमल तंतुओं से होता है। प्रतिस्कंदता, तंतुओं में प्रतिस्थता का गुण होना भी आवश्यक है। प्रतिस्थता होने पर रेशा खींचने के बाद पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और दबाव पड़ने पर धागे टूट जाते हैं। परस्पर सटने की क्षमता। परस्पर सटने की क्षमता भी यानी तंतुओं में होनी चाहिए। लचीलापन, तंतुओं में लचीलापन का गुण भी होना चाहिए। तंतुओं में लचीलापन होने से पर्याप्त प्रतिस्थता का गुण भी होता है। ये दोनों ही गुण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला है तन्मयता। तन्मयता का गुण धागों में होना आवश्यक है। यह वह गुण है जो तंतुओं को तानों बानों में बांधते समय उनका अपनी यथास्थिति में बनाए रखता है। उनको अपनी यथास्थिति में बनाए रखता है। आगे देखते हैं चमकीलापन। मजबूत, कोमल तथा स्वस्थ तंतुओं में एक चमक होती है जो वस्त्रों की सुंदरता को बढ़ा देती है। अनुकूल प्रक्रिया। जिन तंतुओं में गंदगी तथा दाग धब्बे को दूर करने का गुण होता है उन्हें साबुन
अन्य रासायनिक तत्वों के संपर्क में लाया जाता है। वस्त्रों के इस गुण को अनुकूल प्रतिक्रिया का गुण कहा जाता है। अवशोषकता, वस्त्र में अवशोषकता होना भी अच्छा माना जाता है। जिनमें नमी को सोखने की क्षमता होती है। अवशोषकता के गुण संयुक्त वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं। वस्त्रों का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वस्त्रों का वर्गीकरण हम यहीं से देखते हैं। वस्त्रों का वर्गीकरण, वस्त्र रेशों का उनके उद्भव के आधार पर जैसे प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित अथवा विनिर्मित सामान्य रसायन के आधार पर जैसे सेलुलोजिक, प्रोटीन, सिंथेटिक तीन प्रकार के होते हैं। जातिगत प्रकार के आधार पर जंतु के रोम अथवा जंतु के स्राव, मतलब जंतु के रोम यानी बालों से और जंतु के स्राव मतलब लार से। स्राव मतलब यानी हमें रेशम प्राप्त होता है वो बोम्बिक्स मोरी यानी कीड़ा होता है, उसकी लार से हमें रेशम प्राप्त होता है। और भेड़, ऊंट और खरगोश इसके बालों से हमें क्या मिलता है? रोम, यानी बालों को यहाँ रोम कहा गया है, ऊन प्राप्त होती है। तो ये जंतु स्राव और जंतु के रोम ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। और सामान्य ट्रेड नाम के आधार पर जैसे पॉलिस्टर, टेरिन और डेक्रोन वर्गीकृत किया गया है। इसे कम लंबाई वाला जैसे कपास का तंतु, अधिक लंबाई वाला जैसे रेशम, पॉलिस्टर आदि की श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे उन्हें कहा जाता है जो प्रकृति में रेशों के रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो हम यहाँ वही देखने वाले हैं। तो आ, वा और सा और दा ये चार प्रकार के इसमें ये एनसीईआरटी के अनुसार चार प्रकार के हैं। वैसे हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। तो यहाँ चार प्रकार। सेलुलोजिक रेशे, सेलुलोजिक रेशे में कौन कौन आते हैं? यानी बीज वाले और ये तने वाले, यानी पत्ती वाले, सॉरी। तो सीड्स हेयर्स में कौन से आते हैं? कॉटन और कापोक दो आते सीड से। लीफ रेशा ये पत्ती वाला है। लीफ रेशा अनानास और क्या है? आगेव, सीसल। आगेव यानी सीसल हमने पढ़ा है, आगेव नहीं पढ़ा है। आगेव क्या है? आगेव को ही हम सीसल कहते हैं। ये एनसीईआरटी का शब्द है आगेव। आगेव को हम क्या कहते हैं? सीसल कहते हैं। ये किस में आते हैं? पत्तियों में। आगे देखते हैं। प्रोटीन रेशा, प्रोटीन जंतुरोम यानी जो पशु से जंतुओं के बालों से हमें ऊन, विशिष्ट बाल, बकरी, ऊंट, फर रेशा। फर का मतलब होता है बाल, फर रेशा यानी। आगे देखते हैं। जंतु स्राव, जंतु स्राव द्वारा रेशम प्राप्त होता है। खनिज रेशे, एस्बेस्टस और प्राकृतिक रबड़, ये चौथे नंबर पे। आगे देखते हैं। प्राकृतिक वास्ट रेशा, वास्ट रेशा क्या है? ये देखिए यहाँ से वास्ट रेशा मतलब तने वाला रेशा। ब्लर हो रहा है क्या? क्या हो गया?
अरे भाई साफ नहीं आ रहा। अब गया सही। बास्ट रेशा मतलब तने वाला। लेक्स लेक्स दिया है इसमें, फ्लेक्स होना चाहिए लीलेन को। लेक्स ही लिखा है इसमें। लीलेन हेम्प जूटे तने वाले। नट हस्ट रेशा, नट हस्क रेशा ए कॉयर यानी नारियल का रेशा होता है। ये रस्सी वगैरह के काम में आता है। आगे देखते हैं विनिर्मित रेशे। इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये हम यहाँ से देखते हैं। आजकल विज्ञान की भिन्न भिन्न खोजों के आधार पर वानस्पतिक व जीव जगत के सेलुलोज व प्रोटीन से कपड़ा बनाने के विभिन्न तंतु बनाए जाने लगे हैं, जिन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम तंतु कहते हैं। इनमें नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलेन, आरलेन के विभिन्न तंतु बनाए जाने लगे हैं, जिन्हें मानव निर्मित यहाँ से तथा एक्रिलिक कपड़े तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला मानव निर्मित विनिर्मित रेशा रेयॉन। सबसे पहला विनिर्मित रेशा रेयॉन वाणिज्य रूप से सन 1895 में निर्मित किया गया, जबकि अन्य अधिकांश रेशे 20वीं सदी के उत्पाद हैं। रेशम जैसा कोई रेशा बना सॉरी रेशम जैसा रेशा बनाने की मानवीय इच्छा से संभवतः रेशा बनाने की संकल्पना उत्पन्न होगी। शायद उन्होंने यह सोचा हो कि रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पत्ते खाता है उन्हें पचाता है और अपनी तंतु श्रेणियां, दो जो लार ग्रंथियां होती हैं, दो छिद्र होते हैं तंतु ग्रंथियों दो छिद्र होते हैं से तरल पदार्थ उगलता है, जो ठोस होने पर रेशम तंतु फिलामेंट यानी कोकून बन जाता है। इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना संभव है। अतः काफी लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम अथवा केवल कलात्मक आर्ट रेशम कहा जाता है। गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय प्रकार में परिवर्तित कर सर्वप्रथम विनिर्मित होने वाले रेशों को बनाया गया। ये मुख्य रूप से सेलुलोजिक पदार्थ यथा कपास अपशिष्ट अथवा लकड़ी की लुगदी से बनाए गए थे। दूसरी कोटि के रेशों की पूरी तरह से रसायनों के प्रयोग से संश्लेषित किया गया था। कच्चा माल चाहे जैसा भी हो, किंतु तंतुमय रूप से देने की प्रक्रिया समान है। ठोस कच्चे माल को विशिष्ट सैन्यता के तरल में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार रासायनिक क्रिया विलयन, ताप, अनुप्रयोग अथवा मिश्रण के कारण हो सकता है। इसे चक्रण घोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे चक्रण घोल कहा जाता है। इस घोल को स्पिनरेट बहुत छोटे छिद्रों स्पिनरेट यानी ये देखिए ये स्पिनरेट है, ये बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। यहाँ से जो यानी मटेरियल है वो डाला जा रहा है। यहाँ नीचे जैसे कि आपने सेमरी बनाते हैं रक्षाबंधन पर, ऐसे ही ये धागे हमें मिलते हैं, यानी धागा हमें यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ से ये इकट्ठा करके यहाँ से हवा लग जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, ये तोड़ लिया जाता है। ये स्पिनरेट है। ऐसे ही हमें जो सिंथेटिक जो वस्त्र हैं वो धागा मिलते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। इसी प्रकार हमें
प्राप्त होते हैं। इस घोल को मिनरेट बहुत छोटे छिद्रों वाली सीरीज वाले एक छोटे थिम्बल आकार के चंचू से ऐसे स्थान में डाला जाता है जिसमें यह ठोस हो जाता है अथवा पतले तंतुओं के रूप में जम जाता है। जब ये ठोस हो जाता है तब इन्हें इकट्ठा किया जाता है एवं अधिक सूक्ष्मता और अभिविन्यास के लिए ताना जाता है। और वो मच्छरों ने तो बहुत परेशान कर लिया है। जब ये तंतु ठोस हो जाते हैं तब इन्हें इकट्ठा किया जाता है। अब अधिक सूक्ष्मता तथा अभिविन्यास के लिए ताना जाता बहुत विशेषताओं में सुधार करने के लिए इसे फिर से संशोधित किया जाता है। विनिर्मित रेशे देखते हैं। वीडियो अधिक लंबी हो रही है तो हम अपना यानी अगला जो भाग है अगले भाग में करेंगे। जो इसका बचा हुआ है वो अगले क्लास में हम फिनिश करेंगे। तो विनिर्मित रेशे के प्रकार देखते हैं। पुनः नियोजित सेलुलोज रेशा, इसमें क्या आता है रेयॉन यानी कोप्रामोनियम 3 प्रकार का होता है। विस्कोस अति आर्द्र मेड्यूलस यानी आर्द्र कताई होती है इसकी मेडुलस होता है। 3 प्रकार का रेयॉन होता है यानी रेयॉन होता है कोप्रामोनियम विस्कोस और ये अति आर्द्र मेडुलस 3 प्रकार का होता है। अब अशोधित सेलुलोजिक एसीटेट, सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट 2 प्रकार के अशोधित में आते हैं। जो पुनः नियोजित होते हैं और ये अशोधित होते हैं सेकेंडरी और ट्राई एसीटेट। आगे प्रोटीन रेशे से कैसे प्राप्त होते हैं हमें यानी ये जो रेशे हैं वो हमें सिंथेटिक विनिर्मित मानव द्वारा बनाए गए हैं। उनसे प्रोटीन से कौन प्रकार के रेशे बनते हैं आजलॉन। यहाँ से ये क्वेश्चन नया बन सकता है। आजलॉन ये अभी तक पूछा नहीं गया है, इस बार पूछा जा सकता है। आजलॉन कैसा रेशा है? प्रोटीन रेशा है और विनिर्मित रेशा है। विनिर्मित रेशों में आजलॉन कैसा रेशा है? प्रोटीन रेशा है। गैर सेलुलोजिक सिंथेटिक रेशे ये इसमें क्या है नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, टेरिन और एक्रिलीन, ऑर्लॉन, कैसमोलॉन और मोडे विलर बड़ा जल्दी होने लगता है। भगवान मोडेक्रिलिक रबड़ स्पेंडेक्स मच्छर बहुत तेजी से लग रहे हैं। खनिज रेशे में ग्लास फाइबर ग्लास, मेटेलिन, ल्यूरेक्स ये सभी आते हैं। अब हम इससे अगली क्लास में सूत पढ़ने वाले हैं। सूत क्या है इसके बारे में, सूत प्रसरण के बारे में, सूत यानी कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम इसमें कितना बचा है वो आगे दिखा देते हैं। तो मच्छर बैठने नहीं दे रहे, खड़ा नहीं होने दे रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी क्लास आज यहीं बंद करते हैं। और हम अगली क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे। ये देखिए कैसे कहाँ से ये कपास है, ये हमें ये कपास से ये जो तंतु प्राप्त होते हैं वो है कताई के बाद ऐसा हो जाता है कपास से कताई के। उसके बाद से संबंधित परिभाषित शब्दावली है। कपड़ा उत्पाद है, कैसे कपड़ा उत्पाद होता है। और आगे हम पढ़ेंगे ये बुनाई कैसे की जाती है, कितने प्रकार की होती है, समय की मुख्य विशेषताएं देखेंगे बुनाई के समय की। और आगे किनारियाँ पढ़ेंगे, किनारियों के बारे में पढ़ेंगे, किनारी कैसी होती हैं।
और क्या है किनारी और ऊन की बुनाई। नीटिंग, नीटिंग यानी हाथ से, वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग, ये दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। और ब्रेडिंग क्या है, ब्रेडिंग मतलब गूंथ गूंथ के, जैसे कि हर अपने चटाई वगैरह, ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर और ये नेट्स, जाल कितने प्रकार के होते हैं, लेसें कितनी प्रकार की होती हैं, लेस भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेस का उपयोग क्या है, इसमें प्रकार, डिजाइन लेस, ये सभी प्रकार की हम लेसें पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। और देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है और इसी में ये लेस के प्रकार हैं सभी। और वस्त्र परिष्कृत कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले। रंगों का परिष्कृत रेशे के स्तर पर, और यहाँ पर छपाई यानी प्रिंटिंग भी देखेंगे, छपाई की विधियाँ देखेंगे कितने प्रकार की हैं छपाई की विधियाँ। कुछ महत्वपूर्ण रेशे जैसे कपास, कपास के गुण क्या हैं, प्रतिस्पर्धा, ये सभी इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। लीलन, लीलन के गुण धर्म, ये सभी ऊन के गुण धर्म, ये हम छोटे से इसमें खत्म करने वाले हैं। तो ऊन के गुण धर्म ये सभी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। और आगे ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ये 2 क्लास 3 क्लास में भी कवर अप नहीं हो पाएगा, तो हमें ये 3 से 4 क्लासों में कवर करना पड़ेगा। रेशम के गुण, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं रेशम के, ये सभी इसी में पढ़ने वाले हैं हम। और देखिए रेयॉन, रेयॉन कितने प्रकार के, नाइट्रोसेलुलोजिक रेयॉन और विस्कोस और कुप्रामोनियम, ये 3 प्रकार के रेयॉन होते हैं। रेयॉन के गुण देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। उसके बाद हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। नायलॉन, और नायलॉन के निर्माण की प्रक्रिया, नायलॉन के गुणधर्म, भौतिक गुण, ये सभी इसी में पढ़ने वाले हैं। और देखिए और इसमें रासायनिक पॉलिस्टर, टेरिलीन, पॉलिस्टर को ही हम क्या कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। इसमें सब पढ़ने वाले पॉलिस्टर, टेरिलीन के गुणधर्म और एक्रिलिक, ये सभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसे स्किप ना करें, इसे अवश्य देखें। ये महत्वपूर्ण क्लास है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये कई चैप्टरों को मिलाकर एक ही चैप्टर में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो एक्रिलिक के गुणधर्म, भौतिक, रासायनिक, इलास्टोमरी रेशे क्या हैं, ये भी पढ़ने वाले, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये हम इसी में पढ़ भी देते हैं। उपरोक्त रेशों के अलावा कुछ अन्य रेशे भी हैं जो प्रचलन में नहीं है। ए रेशे, रबर, इलास्टिक आदि प्राकृतिक रूप से इसमें रबर आता है। इलास्टोमरी रेशों में क्या है, रबर आता है। इसका कृत्रिम समरूप स्पेंडेक्स अथवा लाइका, लाइका तो आपने नया ही सुना होगा, लाइका, स्पेंडेक्स और लाइका सामान्य रूप से इनका उपयोग कम सुनम्यता वाले उक्त किसी भी रेशे के साथ मिलाकर किया जा सकता है। किशोरों को कपड़ों के बारे में भलीभांति अवगत होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक वस्त्रों का चयन कर सके। वस्त्र धारण करने की रुचि किशोरों में समान रूप से पाई जाती है। इस अध्याय के अध्ययन से वस्त्र चयन में मदद मिलती है। यहाँ से हमें परिभाषित शब्द भी देख लेंगे, ये सभी परिभाषित शब्द हैं। यहाँ NCERT ये सभी, और यहाँ हमारी यहाँ से और भी है, ये तो मैंने करा दिया है। रेशे के दहन संबंधी विशेषताएं, ये सभी तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो के साथ ये चैप्टर हमें फिनिश कराना है।
ये हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच। थैंक